हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं सीआरपीसी एंड बीएनएसएस यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज का। पार्ट 1 आज अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको बहुत इन डेप्थ वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया होता है। इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे कल में एंड वील बी डन विद द टॉपिक ऑफ सीआरपीसी। मिस आउट मत करना, 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, 100 में से 10 अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। एक टॉपिक सॉर्ट कर लोगे, यू विल बी ऑन अ गुड साइड। इसके अलावा हम और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एविडेंस, फैमिली, पीआईएल, एडवोकेट्स एक्ट एंड फ्यू माइनर लॉज लाइक एनवायरमेंट एंड साइबर लॉ। नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके देखो और जल्द से जल्द कवर करो, ठीक है। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो भी पीवाईक्यूज हम यहाँ सॉल्व करते हैं उनकी पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। ऑल्सो आपको लेक्चर्स की अपडेट भी मिलती रहती है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। As per the provisions of CRPC, the word inspection used in section 93 clause 1 refers to। section 93 के clause 1 में जो word inspection यूज हुआ है वो किस बारे में बात करता है? ऑप्शन ए थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी लोकेलिटी एंड प्लेस, ऑप्शन सी ऑफेंस ओनली, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स। देखो 93 देखा, उसका सब क्लॉज 1 देखो शॉर्ट में बोले तो ये बोला है अगर कोर्ट के पास रीजन है ये बिलीव करने का कि एक इंसान जिसको समन किया गया है या रिक्विजिट किया गया है कि वो सर्टेन डॉक्यूमेंट या थिंग को लेकर प्रोड्यूस हो कोर्ट में, पर आपको लग रहा है वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी अगर लगता है कि वहां पे जनरल सर्च और इंस्पेक्शन करवा सकते हैं तो कोर्ट ऐसा करवा सकता है। तो यहाँ इंस्पेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में? इंस्पेक्शन इन चीजों के लिए, डॉक्यूमेंट या थिंग के लिए, इसलिए आंसर इज थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision under CRPC reflects the principle of autrefois acquit, autrefois convict? इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप ये मार्क कर लोगे। आंसर है हमारे ऑप्शन ए सेक्शन 300, 305, 306 या 311। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेक्शन 300। सेक्शन 300 को देखोगे तो लिखा है पर्सन्स वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। सेम काम के लिए इंसान को बार बार सजा नहीं दे सकते, तो ऑलरेडी एक्विट या ऑलरेडी कन्विक्ट अगर हो चुके हैं तो सेम ऑफेंस के लिए बार बार आप उन्हें ट्राई नहीं करोगे। तो ऑट्रेफोइस एक्विट का मतलब होता है प्रीवियसली एक्विटेड और ऑट्रेफोइस कन्विक्ट का मतलब होता है प्रीवियसली कन्विक्टेड। ऑट्रेफोइस का बेसिकली मतलब प्रीवियसली, पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफेंस ऑफ टॉकिंग अपॉन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इज ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ऑप्शन बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ऑप्शन सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, या फिर ऑप्शन डी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये वाले क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स का फर्क होता है और सिमिलर साउंड करते हैं ना तो आंसर मार्क करने में कई बार गलती हो जाती है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। हमसे पूछा है टॉकिंग अपॉन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ठीक है। देखो सेक्शन 2 में हमें बताया है बेलेबल ऑफेंस हो गए या जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए वो कहाँ दिए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में जाके हमने देखा स्टॉकिंग की जहाँ पे भी बात हो रही है वहां लिखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद फाइन फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, और लिखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड विद फाइन फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। हमसे क्या पूछा था? सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। इसके केस में आगे क्या है? कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। फर्स्ट टाइम होता तो बेलेबल होता, सेकेंड टाइम या रिपीटेड है तो नॉन बेलेबल है। तो हमारा आंसर इज कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, ठीक है। यानी देखो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिट, ये स्केड्यूल की लिस्ट बाय द वे आपके बैराक के एंड में दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी दैट लेड टू द पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है सी जस्टिस DS वर्मा। नाउ दिस इज वेरी फेमस एंड ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में भी था बिकॉज दिस केम आफ्टर द निर्भया केस दैट हैपेंड इन दिल्ली, ओके। तो आफ्टर निर्भया केस ऑफ 2012 सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ 3-member कमिटी, जिसको वर्मा कमिटी रिपोर्ट जिनके अंडर आई थी 2013 में, और उस बेसिस पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था जिसने CRPC और IPC में कई सारे अमेंडमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the police submits a final report under section 173 clause 2 of CRPC for dropping of proceedings to a magistrate, the magistrate option A may accept the same, may reject the same, may reject the same and order further investigation, या फिर any of the above। तो अगर कोई पुलिस है जो सबमिट करती है एक फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 तो फिर फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट कर लेगा, रिजेक्ट करके बोलेगा और इन्वेस्टिगेट करो, या कुछ भी करेगा इनमें से। आंसर इज डी एनी ऑफ द अबव। देखो 173 में जाके देखोगे तो वहां लिखा है कि as soon as it is completed the officer in charge of the police station shall forward to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report अ रिपोर्ट इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसे ही उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो वो रिपोर्ट सबमिट कर दे। हमें कहीं ये नहीं कहा गया यहाँ पे कि उसको क्या करना चाहिए या बाइंडिंग है सामने वाले पे।
तो मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द पुलिस कंक्लूजन, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करता है सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 के अंडर, रिजेक्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंदर। इससे इसको भी पढ़ोगे तो भी देखो कहीं ये नहीं मेंशन है कि जज के ऊपर बाइंडिंग है। और कॉमन सेंसिकल भी सोचो, पुलिस ने अगर कोई रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट में तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर बाइंडिंग थोड़े कि अब तुम्हें इसी पे फैसला देना है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उस रिपोर्ट को, रिजेक्ट भी कर सकता है, या ये भी बोल सकता है कि और तहकीकात करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, The orders under section 125 of CRPC are, फैमिली लॉ पढ़ा है तो तुम्हें 125 CRPC किस बारे में ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 CRPC कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, समरी इन नेचर बट फाइनली डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। ऑप्शन बी, समरी इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाय अ सिविल कोर्ट। ये समरी नेचर होता है बट फाइनल राइट्स डिटरमाइन नहीं करता है, एंड वो फाइनल राइट डिटरमाइन करता है सिविल कोर्ट। थर्ड बोलता है सब्सटैंसिव इन नेचर एंड फाइनली डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। फोर्थ पॉइंट बोलता है सब्सटैंसिव इन नेचर एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज बाय अ सिविल कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो पहले तो ये समझो समरी और सब्सटैंसिव में क्या फर्क है। समरी बोलते हैं क्विक है, शॉर्ट है, कोई सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। इसका इंटेंशन होता है कि इमीडिएट रिलीफ देना विदाउट गेटिंग इनटू फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रायल। तो जैसे सीआरपीसी में जो 125 है ये एक समरी की बात कर रहा है, या जो हम समरी ट्रायल्स का एक अलग सेक्शन है सीआरपीसी में, ये एक समरी ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है। तो 125 समरी टाइप का काम करता है। सब्सटैंसिव क्या होता है, लॉ दैट डिफाइंस एक्चुअल राइट्स, ड्यूटी, स्टेटस और ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट एक्चुअली बता रहा है ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो तुम्हारे एक्चुअल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, स्टेटस क्या है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो ये एक्ट बता रहा है, ठीक है। सीआरपीसी नहीं बता रहा है, ओके। तो जो 125 की बात हो रही है वो समरी इन नेचर है, वो फाइनल डिटरमाइन नहीं करता है कि पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है। वो फाइनल डिटरमाइन सिविल कोर्ट करता है, ओके। ये देता है हमें क्विक रिलीफ, फाइनल से सिविल कोर्ट की होती है। सब्सटैंसिव नहीं होता है, सीआरपीसी इज प्रोसीजरल इन नेचर एंड नॉट सब्सटैंसिव। सीआरपीसी डील्स विद प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस बट नॉट डिसाइडिंग प्रॉपर्टी, मैरिज, वैलिडिटी एंड अदर सब्सटैंशियल राइट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमिटल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी आर इन द नेचर ऑफ, आपको पता है कहाँ जाना है, 209 पे जाना है। ऑप्शन एड इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, या फिर ऑप्शन डी ईदर इंक्वायरी और ट्रायल। हम 209 पे जाएंगे, वहां पे तो हमें दिख रहा है, लिखा है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट, ओके। पर इंक्वायरी क्या होता है ये नहीं पता, वो शुरू में डेफिनेशंस में दिया है सेक्शन 2G में। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। एक मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है ट्रायल के अलावा जो कुछ भी करे उसे इंक्वायरी बोलते हैं। तो अब 209 में देखो क्या क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है एक पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे या जैसे भी, एंड द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट को ये लगता है कि ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन को ही एक्सक्लूसिवली ट्राई करना चाहिए, तो वो उस केस में क्या करेंगे, उस केस को वहां कमिट कर देंगे, रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी, एक्यूज को रिमांड कस्टडी में भेज देंगे, ठीक है। और सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो भी फाइलें थे, रिकॉर्ड थे, उस कोर्ट में भिजवा देंगे। ऑप्शन डी नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या इसमें कहीं भी ट्रायल होता नजर आ रहा है, नहीं, दिस इज डूइंग एवरीथिंग बट ट्रायल, इसलिए ये इंक्वायरी है, ओके। तो ट्रायल नहीं हो रहा है, इधर इंक्वायरी और ट्रायल भी नहीं हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। एड इन इन्वेस्टिगेशन मतलब कि तहकीकात में मदद करना, नहीं, वो ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 209, वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस्ड विद अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। जैसे ही ऐसे कोई सेक्शन दे दिया जाता है ना, थोड़ा काम आसान हो जाता है, या तो आपको उसी सेक्शन पे जाना है या उसके ऊपर नीचे एक आधे की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो प्री समनिंग एविडेंस की रिकॉर्डिंग में इट मे बी डिस्पेंस्ड विद अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, कब। ऑप्शन ए, इफ द कंप्लेंट इज सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ द कंप्लेनेंट। ऑप्शन बी, इफ द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। Option C, both A and B. Option D, only A is correct and B is incorrect. Correct answer is B. Complaint is made in writing by a public servant in discharge of official duties. टॉपिक है हमारा कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट बोलता है। कंप्लेनेंट वो इंसान जिसने कंप्लेंट की है आके, ठीक है। तो नॉर्मली उसका एग्जामिनेशन किया जाता है कॉग्निजेंस लेने से पहले, मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है आदमी ठीक है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट किस केस में ज़रूरी नहीं होता है,
अगर देखो पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा है और वो कंप्लेंट कर रहा है आके, तो आपको उस पब्लिक सर्वेंट की जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ऑप्शन बी, इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192, जो हमने भी पीछे पढ़ा था, अगर एक केस मेरे पास आया और मैं दूसरे कोर्ट में भिजवा रही हूँ तो सामने वाले को कंप्लेनेंट की तहकीकात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैंने इंक्वायरी ऑलरेडी कर ली है अंडर 192, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास passes only a sentence of fine not exceeding ₹100 against this order where an appeal shall lie। तो अगर कोई फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है जिसने कोई सजा सुनाई है जहां 100 रुपए से भी कम का फाइन है, ठीक है, तो उस केस में अपील कहाँ करोगे जाके? ऑप्शन ए, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको CJM भी बोलते हैं। ऑप्शन बी, इन द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी, दोनों में, या फिर ऑप्शन डी, कहीं भी नहीं। तो यहाँ बात हो रही है अपील की, तो अपील में जाके देखोगे तो 376 में नो अपील इन पेटी केसेस लिखा है। पेटी मतलब छोटा, 100 रुपए का फाइन लगाया है, उसमें भी जाके अगर अपील करोगे तो तुम कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि ऐसे केसेस में कोई अपील नहीं होगी। कई सारे केसेस मेंशन्ड है जिनमें से एक ये है, वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासेस ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, तो इसकी आप अपील जाके नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड, ये बात लेकिन पढ़ लो कि कभी कुछ और में हवा में ना मार्क कर देना। Provided that an appeal may be brought against such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground, और आगे ग्राउंड्स दिए हैं। तो बेसिकली मान लो तुम पे 100 रुपए का फाइन लगा है और 2 साल की जेल, एक्सट्रीम केस बोल रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, तो उसमें तुम अपील कर सकते हो क्योंकि बात सिर्फ 100 रुपए के फाइन की नहीं है, जेल के टाइम की भी है। पर अगर कुछ चीज़ पे सिर्फ 100 रुपए का फाइन लगाया गया है तो उसके खिलाफ तुम जाके अपील नहीं करोगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के केस में दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एक्सटेंडेड, एक अरेस्ट वारंट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? ऑप्शन ए, टू दैट प्लेस वेयर द ऑफेंडर हैज कमिटेड द ऑफेंस, जहां पे क्राइम किया है ऑफेंडर ने वहां तक। ऑप्शन बी, एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। ऑप्शन सी, टू द प्लेस स्पेसिफाइड अंडर द CRPC, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ऐसा कभी सुना है कि अगर मुंबई में किसी एक जगह पे क्राइम किया है और वो इंसान भाग के मान लो यूपी चला गया, तो अब आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जहां क्राइम हुआ था, ऑफेंस हुआ था, वहां पे नहीं अरेस्ट कर रहे हो? इलॉजिकल है ना? तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। प्लेस स्पेसिफाइड अंडर CRPC कैसे प्लेस स्पेसिफाई करेगी? लॉजिकली अगर सोचो, मैं बिना बैराक के बात कर रही हूँ, कैसे CRPC बता पाएगी कि यहाँ पे जाके पकड़ना? आपका काम है गिरफ्तार करना, कोई मर्डर करके भाग गया है, ठीक है, पूरे इंडिया में वो कहीं भी हो आप उसे पकड़ के लाओगे। यही होता है ना जब आप तहकीकात सुनते हो या न्यूज़ में सुनते हो कि किसी एक शहर में क्राइम किया था और वो भाग गया, फिर उसको दूसरे शहर में पुलिस ने पकड़ा। तो इट इज़ एनी प्लेस विद इन इंडिया। बाकी ये बात 77 में लिखी भी है कि वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, कहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है? पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन? दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस 436, 436A, 437, 437A। आंसर इज बी, 436A। इंडेक्स देखोगे वहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट? ऑप्शन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु, बोथ A and B, या D, नन ऑफ द अबव। ये भी हम डिटेल में पिछले बार में काफ़ी लंबा डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस इशू की गई थी जिसके ऊपर बाद में एक्ट आया था, ठीक है, जो ऐड हुआ था। तो ये केस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो DK बासु अरेस्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपाइंड दैट बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन? श्योरिटी किसे बोलते हैं? जब आप बेल भरते हो तो मतलब आपको श्योरिटी देनी पड़ती है, कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है, उसे बोलते हैं। यहाँ बोल रहे हैं बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। किस केस में कहा गया? ऑप्शन है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु। जो मेरा वीडियो अपलोडेड था अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, नहीं देखा है तो जरूर देखो, इट विल हेल्प यू। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि दूसरे क्वेश्चन से हिंट लेना सीखो, कहीं पे भी हेल्प कर सकता है। अभी हम बैराक के बिना अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ केस लॉ, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया था, वॉज मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस है, इसका बेल से कोई लेना देना नहीं है, तो आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इससे फ़र्क ये पड़ता है, अभी तक तुम्हारे सही होने के चांस 25% थे, अब ये बढ़ गए, ठीक है। अब 3 में से 1 सही होगा तुम्हारा, ओके, पहले 4 में से था। अब सुनो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बासु, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने पढ़ा अरेस्ट से रिलेटेड है।
तो अगर आपने PYQs लगाए होंगे और ये क्वेश्चन उसके बाद आपके सामने आता, जिसने भी इस साल ये पेपर दिया होगा, जब कभी ये क्वेश्चन है, उसने अगर पिछले 2-3 साल के पेपर लगाए होते तो उसे पता होता कि ये अरेस्ट पे है, तो वो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देता। अब आप 50-50 पे आ गए हो एंड दिस इज एनी डे बेटर। 4 में से 1 गेस करने से बेटर है 2 में से 1 गेस करना। इनमें मान लो आपको ना भी पता हो तो भी आपके सही आंसर मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात मैंने वहाँ और डिटेल में बताई है, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। हुआ क्या था, मोतीराम एक मिस्त्री टाइप का बंदा था और उसको बेल तो मिल गई, पर CJM के ऑर्डर के हिसाब से उसको श्योरिटी भरनी थी 10,000 रुपए की। इतने पैसे ही नहीं थे उसके बाद, और उसका जो भाई था वो श्योरिटी भरने को तैयार था, पर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरी शहर में थी, तो वहाँ वो भी मना कर दिया गया कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो बहुत अनजस्ट है और मतलब कॉन्ट्रवीन्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। आदमी गरीब है, 10,000 रुपये नहीं है तो अब उसे बेल नहीं मिल सकती, अमीर आदमी है तुरंत बेल मिल जाती है, तो ये तो अनफेयर हो गया, राइट। तो इस केस में ये बात उठी थी कि ये चीज़ अनजस्ट है एंड इसलिए ये प्रिंसिपल यहाँ से आया, बेल इज द श्योरिटी एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। कोई इंसान सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रहेगा कि वो गरीब है और बेल का पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। उस केस में उसकी अपनी श्योरिटी, अपनी कंडीशन पे आपको उसे बेल देनी होगी, भले वो पैसे भर पाए या ना भर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लो, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP भी जानते जाओ। इसमें बात हुई थी पुलिस की पावर ऑफ अरेस्ट मस्ट नॉट बी अब्यूज्ड, कि जस्ट बिकॉज आपको पावर है लोगों को अरेस्ट करने की, आप उसे मिसयूज मत करो। इट एस्टैब्लिश गाइडलाइंस टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। आर्बिट्रेरी डिटेंशन किसे कहते हैं, पुलिस आई आपको बस अरेस्ट कर लिया, ना आपसे ढंग से कुछ बता रही है क्या हुआ, ना लीगली कुछ सुन रही है, ठीक है, तो ये अब्यूज ऑफ पावर है। तो किसी को भी कभी भी उठा लेना ये कोई सही तरीका नहीं है। तो इस बारे में बात हो रही थी जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपने इंडेक्स अच्छे से देखा होगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में स्ट्रैटेजी में बताया था, आपको याद होगा एक सेक्शन है प्ली बार्गेनिंग का, तुरंत आप वहां जाओगे कि उसके अंदर जो 3, 4, 5 सेक्शंस हैं, अब इनमें से ही कहीं मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। किसके खिलाफ किए गए क्राइम में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल ही नहीं होती है, वुमन, चाइल्ड, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बोथ A and B। देखो चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग की बात हो रही है, 265A में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हो, बट यहाँ क्लियरली लिखा है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सच ऑफेंसेस दैट इफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री or has been committed against a woman or a child below the age of 14 years। अभी देखो यहाँ सिर्फ चाइल्ड है तो हम चाइल्ड मान के चल रहे हैं। मान लो आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया हो चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया होता चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स मान लो, और फिर पूछते कि कौन सा है, तो फिर वुमन एंड चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स आंसर होगा, ठीक है। चलो, Under which section of CRPC the assistant public prosecutor is appointed? 13, 20, 24, 25। A very low hanging fruit, very easy question। जाके इन चारों को देखो, जिसमें भी मिलेगा वही आंसर है। सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका नाम ही है, इंडेक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इनेबल्स द कोर्ट टू कैंसिल द बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड? 446A, 446, 448 या 450। करेक्ट आंसर इज 446A, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड ही इसका नाम है, इंडेक्स से मिल जाएगा। आई एम नॉट अटैचिंग द बेयर एक्ट। इतनी मेहनत करो साथ साथ कि इंडेक्स खोल के कम से कम देखते जाओ, नहीं तो नहीं सीखोगे। CRPC का इंडेक्स बहुत लंबा है, तो आधे टाइम तो आदमी को यही नहीं पता होता कि ये आया कहाँ है। 5 मिनट लग जाते हैं इंडेक्स में ढूंढने में कि ये टॉपिक दिया कहाँ है। नहीं थरो होगे ना तो प्रॉब्लम होगी, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इतना टाइम हमें उसमें नहीं वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद सर्च वारंट? 93, 94, 95, 96। सेम प्रोसेस। ये सब ना बहुत इजी क्वेश्चंस में आते हैं। आपको 4 सेक्शन दे दिए, उनको जाके देखो, जो भी सर्च वारंट की बात कर रहा है वो आपका आंसर हो गया। इंडेक्स से समझ में आ जाता है तो वहीं से मार्क कर दिया। इंडेक्स से पूरी क्लैरिटी नहीं आ रही है तो पीछे गए, 4 सेक्शन ही तो है, जल्दी जल्दी देखे, 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन खत्म। आंसर इज ए, सेक्शन 93। इसका नाम है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। देखो यही लिखा ही था। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे बी अपॉइंटेड बाय। अब देखो एक सेक्शन बता दिया, बस वहां जाओ चेक करो। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 21 पे गए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नाम है, ठीक है। पहली लाइन में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो आंसर इज डी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नन ऑफ द अबव। अब इसमें CRPC के बेयर एक्ट में घूमने की जरूरत नहीं है, अगर खुद से याद है तो ठीक है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाओ। एंड में स्केड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट दी है, स्टेट लिस्ट दी है, वहां जाके चेक कर लो। बट लॉजिकली सोचो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ यूनियन में भी नहीं आएगा और सिर्फ स्टेट में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो दोनों जगह से रिलेवेंट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 7 शेड्यूल में लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट की है। नहीं भी याद हो तो वहां जाके चेक करना, जरूरी नहीं है कि सीआरपीसी से रिलेटेड है तो उसी बेयर एक्ट में मिलेगा, ठीक है। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैव बीन कंटेन्ड इन सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी, 2B, 2C या फिर सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर इज 2A। देखो यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में हमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन। अगेन एकदम इजी क्वेश्चन, 319, 320, 265D या 321। आंसर इज सेक्शन 320, उसका नाम है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ओके। पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन, किस सेक्शन के अंडर पुलिस पर्सनल सर्च कर सकती है उसके ऊपर जिसको अरेस्ट किया है? सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51 या सेक्शन 52? करेक्ट आंसर इज 51। 51 का नाम क्या है? सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इंडेक्स ही सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्स अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट कब? A, when the police decides not to investigate the case, B, when the investigation is still going on, C, both A and B, या फिर D, none of the above। अब ये है जो सिर्फ इंडेक्स से सॉल्व नहीं होगा, इसमें जाके देखना पड़ेगा और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मैंने वीडियो में आपको बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, टफ, किस तरीके के आते हैं और सबको अलग अलग अप्रोच से देखना पड़ता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां 159 के आसपास जाना है, ये तो आपको बता दिया गया। और आपसे पूछा है कि मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स जो 159 में उसे दी हैं वो कब एक्सरसाइज कर सकता है। तो आपसे कंडीशंस पूछी हैं, ज़रूरी नहीं है 159 में वो कंडीशंस दी हो, ये बात याद रखना। पर हम सबसे पहले 159 ही देखेंगे। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये मिली है पावर अंडर 159। यहाँ लिखा है सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक्सेट्रा। कैसी रिपोर्ट मिलने पे ये सब हो सकता है? एक सेक्शन ऊपर जाओ, 158 बता रहा है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। उसके ऊपर जाओगे सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन बता रहा है। ध्यान दो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। हमसे कह रहे हैं 159 में मजिस्ट्रेट को कुछ पावर्स मिली हैं पर वो उन्हें एक्सरसाइज कब कर सकता है, और ऑप्शन में इन्वेस्टिगेशन वर्ड है, तो सेक्शन 157 से हमारा लिंक बन रहा है। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में ये बात लिखी है एंड में, देखो The officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such a manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। कि ये जो रिपोर्ट पुलिस वाला इस केस में इस स्पेसिफिक सेक्शन में सबमिट कर रहा है वो ये है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, ना इन्वेस्टिगेट करवाएगा, ठीक है। ऐसी रिपोर्ट सबमिट होने पे फिर मजिस्ट्रेट कुछ कुछ करेंगे और उनके पास पावर है 159 के अंडर कि अगर उन्हें रिपोर्ट मिलने के बाद लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो हमारा आंसर हमें एक्चुअली मिला कहाँ? 157 के अंदर। कि अब ऑप्शन देखो, व्हेन दी पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट या फिर व्हेन दी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। हमने अभी पढ़ा ए, व्हेन दी पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। जब ये रिपोर्ट आती है मजिस्ट्रेट के पास फिर 159 की पावर के अंडर वो चाहे तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। Next question, statement recorded during investigation under section 161 can be used for trial. This is a repeat case, part 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। For contradicting the witness, corroborating the witness, incorporating in the charge sheet या discharging the accused। तो ये रिपीट है पार्ट 1 में। सेक्शन 162 में लिखा हुआ है कि टू कॉन्ट्राडिक्ट, सेक्शन 162 में लिखा हुआ है दैट इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 190 ऑफ इंडियन पीनल कोड या नॉन ऑफ द अबव। अब ध्यान देना 190 दो जगह दिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का भी और आईपीसी का भी। मान लो आंसर 190 आपको पता है और आपने फ्लो में ये मार्क कर दिया तो आते आते देखो गलत कर दोगे, तो ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और देखो खेल यही है, 190 आंसर है, ठीक है। सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट्स की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कॉग्निजेंस कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। Which is the authority that determines the language of the court other than the high court within a given state under section 272 of CRPC? कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि कोर्ट की लैंग्वेज, कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिटरमाइन करती है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी अदर दैन दी हाई कोर्ट एक गिवन स्टेट के अंडर? और ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 272। वेरी सिंपल, 272 पे जाओ और देख लो कौन करता है ये काम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। 272 पे जाओ, देखो पहले लिखी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 सीआरपीसी फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल? अब ये ध्यान से देखना, ठीक है। हमसे पूछा है सीआरपीसी के सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 में जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है
विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज एप्लीकेबल, आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा यहाँ पे, 503, 504, 505 या 506। सबसे पहले जाओगे 321 में, तो वहाँ एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है और सामने यहाँ पे मेंशन्ड है आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, ठीक है। उस लिस्ट में ढूंढोगे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन मिलेगा और सामने नंबर लिखा है 506, तो आंसर है 506। गए इसी में, इसके अंदर एक टेबल है जहाँ पे आईपीसी के सेक्शंस मेंशन्ड है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के सामने 506 लिखा है, तो वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कैन, 239 पे जाओ और उसे पढ़ो। ए, फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, जो एक्यूज है उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं। ऑप्शन बी, डिस्चार्ज द एक्यूज इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस, अगर चार्जेस में कोई दम नहीं है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सी, ओपन द ट्रायल फॉर एविडेंस, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, डिस्चार्ज द एक्यूज इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस। 239 इंडेक्स से भी पढ़ोगे तो लिखा है व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड, तो ये डिस्चार्ज करने को लेके ही है सेक्शन, पर नहीं वहां से क्लियर हो तो अंदर जाके पढ़ो, तो लिखा है कि अगर उसको ग्राउंडलेस लग रहा है तो वो डिस्चार्ज कर सकता है। तो वी आर डन विद पार्ट 2 हियर, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड मे बी अ पार्ट 5 विल कम, एंड वो तीनों कल आएंगे एंड विल बी डन विद सीआरपीसी। सीआरपीसी मिस मत करना, देखो 10 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है। इसके अलावा देखो सीआरपीसी, एविडेंस, फैमिली, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। आप ध्यान दोगे तो इन 4-5 टॉपिक से ही 40-50 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें मिस नहीं करना है, इसलिए अब हम इन्हें जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, एविडेंस, फैमिली ऑलरेडी चैनल पे किया हुआ है, तो उनको ज़रूर कवर कर लो। इसके अलावा जो माइनर लॉज हैं उन्हें मिस मत करो, इजी क्वेश्चंस हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, किताब उठाते ही सॉल्व हो जाएंगे, तो उन्हें क्यों मिस करना। हमने एनवायरनमेंट को, साइबर लॉ को, एडवोकेट्स एक्ट एंड बीसीआई रूल्स को और पीआईएल को ऑलरेडी कवर कर दिया है। एनवायरनमेंट और साइबर तो आधे घंटे के सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, मतलब आधे घंटे का एनवायरनमेंट का लेक्चर है, आधे घंटे का साइबर लॉ का लेक्चर है, उतना करोगे आपके 4 क्वेश्चन साइड हो गए, ठीक है। तो ये इजी है, आधा घंटा पढ़ के अगर आपके 2 क्वेश्चन साइड हो रहे हैं तो इट्स अ गुड डील, राइट। तो उसे मिस मत करो, उसके लिए अलग से किताब मत पढ़ने बैठो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट पीवाईक्यूज जरूर कर लो, ब्लैंक मत जाओ, ठीक है। तो कल मिलते हैं पार्ट 3 के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लीव इन योर कमेंट्स, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, कुछ एरर करेक्शन है, या बस ऐसे ही डू लीव इन योर कमेंट्स, ओके। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ जब एक बार सीआरपीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ अपलोड हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम ऑल्सो टू स्टे अपडेटेड। बाय बाय।